नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से सॉल्व कर रहे हैं, यानी दोनों बुक से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व किया होगा, नहीं देखा होगा वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 4C में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका प्रश्नावली 4C कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई प्रश्नावली 4C में कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4C को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 4D को स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 4D का मेरे भाई जो भी एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को ज़रूर लगा लीजिएगा, तब आप लोग को प्रश्नावली लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज किए होंगे और अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझा होगा आप लोगों ने। ठीक है मेरे भाई। मैं इसलिए बार बार रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ, लगभग ज़्यादातर वीडियो में रिवाइज करने की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे भाई की रिवाइज जितनी बार आप लोग करेंगे उतना मजबूत होते चले जाएंगे। रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि मान लीजिए आप लोग नए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो पीछे आप लोग भूलते चले जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने का। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग रिवाइज ज़रूर किया करिए। तो चलिए प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का देखने को मिलता है। तो हम लोग किस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं? निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है मेरे भाई, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है मेरे भाई। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 दे दिया हुआ है और बराबर 0 दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है और हम लोग को बोल रहा है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखा करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो और द्विघात समीकरण का रूप का न हो, तो हम लोग को सबसे पहले उसे द्विघात समीकरण का रूप का बनाना होगा, उसके बाद आगे सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है मेरे भाई 15 को सॉल्व करते हैं। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है। तो मेरे भाई ये आपको द्विघात समीकरण का रूप का नहीं लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको द्विघात समीकरण का रूप बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो 8 दिया हुआ है मेरे भाई, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किस में करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 2x² में करेंगे, फिर से 8 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आगे हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यानी पूरी के अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पूरी के अपॉन में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे भाई आपको लेफ्ट वाली जो संख्या दिख रही है वो अपॉन में दिख रही है। कौन सा संख्या मेरे भाई? लेफ्ट वाली जो दिख रही है वो अपॉन में दिख रही है, क्योंकि 16x² माइनस 8x प्लस 1 अपॉन में 8 है। तो यहाँ पर चाहे आप लोग राइट साइड में अपॉन में 1 मान लीजिए और चाहे मत मानिए, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए तो 0 ही आएगा। अगर यहाँ पर अपॉन में 1 मान लेंगे तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अगर अपॉन में 1 नहीं मानेंगे मेरे भाई तो 8 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग को ऐसे ही आसान लगता है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ कि सिंगल डाउट भी आप लोग का नहीं बचेगा मेरे भाई, अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो, और रिवाइज कर लेंगे तब। क्योंकि मेरे भाई क्लास 10th और जो 12th होता है वो बेसिक चीज़ें होती हैं, और एक एक चीज़ों को एकदम बेसिक से पढ़ना, एक भी डाउट को न छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई। क्योंकि जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो वहाँ पर ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी कि ये कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत कम टाइम मिलता है मेरे भाई। लगभग 30 से 35 सेकेंड या 40 सेकेंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने में ही 30 सेकेंड लग जाएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग। यानी क्वेश्चन को समझने में ही 30 सेकेंड लग जाएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, आप लोग क्लास 10th और 12th में बेसिक चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश किया करिए, कोई भी डाउट मत छोड़ा करिए, ताकि आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो और आप लोग को याद आ जाए कि जी हाँ, हम लोगों ने क्लास 10th एंड 12th में बहुत अच्छी तरीके से बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया था। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखा करिए। इसीलिए आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए मैं कोई भी सिंगल डाउट नहीं छोड़ता हूँ, एक एक चीज़ें मैं अच्छी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए, इतना होने के बाद हम लोग 8 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 16x² माइनस 8x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे मेरे भाई तो इतना ही आ जाएगा। यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब मेरे भाई ये आपको द्विघात समीकरण का रूप दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। e² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपको द्विघात समीकरण का रूप दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का रूप आप लोग को दिख रहा होगा। अब जाकर के हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो मेरे भाई द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस है या माइनस है। तो हम लोगों ने देखा लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस लगा हुआ है, तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर यक्स का गुणांक यानी 8 जो है वो आ जाए। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 जो है वो आ जाए, प्लस करने पर 8 आ जाए। और उसी संख्या का जो भी संख्या हम लोग लेंगे प्लस करने पर 8 आ रहा है, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद ए यानी जो 16 दिया हुआ है इसे डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाए, यानी 1 हम लोग को प्राप्त हो जाए। ठीक है मेरे भाई, क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए द्विघात समीकरण को सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले देखना है मेरे भाई कि यहाँ पर प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ेगा कि यक्स का गुणांक आ जाए, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद ए यानी जो पहली वाली संख्या दी होती है उससे डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो भी डाउटें हैं वो डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि प्लस करने पर ऐसी संख्या हम लोग को लेना है, प्लस करने पर अचर पद जो यक्स है, सॉरी हाँ, अचर पद यक्स का गुणांक जो है वो प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर मैं 7 + 1 करूँगा तो भी 8 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 3 + 5 करूँगा तो भी 8 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 6 + 2 करूँगा तो भी 8 प्राप्त हो जाएगा। 4 + 4 करूँगा तो भी 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी संख्या को हम लोग को प्लस करना है ताकि आप मतलब अचर पद यक्स प्राप्त हो जाए, ये जानना जरूरी है मेरे भाई। ये कौन सी संख्या इसमें से ले, क्योंकि हम लोग कई संख्या से प्लस कर रहे हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है। तो इसका डाउट क्लियर करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग को ये जो संख्याएं हैं जो मैं बताया हूँ आप लोग को, जो ऊपर लिखा हूँ, सारी संख्याएं जो हैं
इनका हम लोग प्लस कर रहे हैं तो भी 8 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर अचर पद यानी यक्स का गुणांक जो b है, यक्स का गुणांक b यहाँ पर मानिए, या यक्स का गुणांक जो 8 है वो प्राप्त हो जाए। और हम लोग को उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद a जो है, ये जो 16 है, ये अचर पद a है, इसका डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाए, तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ, इसी का मतलब यही संख्या का प्लस करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 16x² माइनस, यहाँ पर 4 + 4 हम लोग करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 4 + 4 करेंगे, यक्स कर देंगे +1 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रहेगा मेरे भाई, 1 गलती से छूट गया है, तो यहाँ पर 1 = 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 4 + 4 कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 4 + 4 कर देंगे तो जो यक्स का गुणांक 8 है वो प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग 4 + 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 + 4 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, 16 आ गया। क्योंकि मैं बोला हूँ कि जो भी संख्या हम लोग लेंगे प्लस करने पर यक्स का गुणांक प्राप्त हो, और उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करके अचर पद a से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या जो 1 हो, ये प्राप्त हो। यहाँ पर 1 नहीं हो सकता है, मतलब जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से दिया होगा उस तरीके से सॉल्व करना होगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है, प्लस करने पर जो यक्स का गुणांक हो वो प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करके अचर पद a से डिवाइड करने पर जो लास्ट वाली संख्या हो वो प्राप्त होनी चाहिए, बस। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोग को। तो हम लोगों ने 4 + 4 कर दिया तो 8 आ गया, यानी यक्स का गुणांक हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब मैं बोला कि उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी 4 + 4, 4 × 4 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या बोला, अचर पद ए, ये जो है इसका डिवाइड करने पर कितना आ जाए, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाए। लास्ट वाली संख्या क्या है, 1 है। तो हम लोगों ने डिवाइड किया इसका, तो क्या हो गया, ये कट गया, 1 आ गया। तो लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो गई। जी हाँ, ये लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो गई। तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन में भी मैं ये चीज़ों को और क्लियर करूँगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कहने का मतलब ये और क्लियर करने की बात नहीं है, और आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने की बात है। और मैं 1-2 बार और बता दूंगा तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 = 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद अगर हम लोग इसमें से 4x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, 4x - 1 बच जाएगा। जैसे हम लोगों ने 4x को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 4x - 1 बचा, तो यहाँ पर -1 को कॉमन ले लेंगे तो 4x फिर से -1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में 4x - 1 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में भी ठीक इसी प्रकार से 4x - 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, 4x - 1 = 0 है, तो यहाँ पर 4x = 1 हो जाएगा। उसके बाद x = 1/4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को सॉल्व करेंगे, दूसरा भी वही चीज़ दिया हुआ है। दूसरा ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, 4x - 1 = 0 दिया हुआ है मेरे भाई, तो 4x = 1 हो जाएगा, यानी x = 1/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x = 1/4 कामा 1/4। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा मेरे भाई, गलती से मैं लिख दिया। यहाँ पर 1/4 कामा 1/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है मेरे भाई, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4C का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, प्रश्नावली 4C का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्या आप लोग को ये दिख रहा है क्वेश्चन कि जो भी क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है ये आपको द्विघात समीकरण का रूप लग रहा होगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 16 है मेरे भाई ये द्विघात समीकरण का रूप ही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में दिया ही है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सीधा द्विघात समीकरण का जो रूप दिया हुआ उसका गुणनखंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो मेरे भाई मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ कि हम लोग को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि लास्ट वाली जो संख्या है उसके पहले क्या लगा हुआ है। तो लास्ट वाली संख्या के पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है प्लस। किसका चिन्ह दिया हुआ है? प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो मैं आप लोग से बोला था कि अगर लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर यक्स का गुणांक जो 20 दिया हुआ है ये प्राप्त हो पाए। सबसे पहले गुणनखंड को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि लास्ट वाली संख्या के पहले क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ेगा कि प्लस करने पर यक्स का गुणांक प्राप्त हो जाए। अगर लास्ट वाली संख्या के पहले माइनस दिया होगा तो माइनस करने पर हम लोग को जो यक्स का गुणांक हो वो प्राप्त हो जाए। तो हम लोग को ये कैसे समझ में आएगा कि हम लोग मान लीजिए 10 जो दिया हुआ 10 प्लस 10 करेंगे तब जा कर के यहाँ पर 20 आएगा, या फिर 12 प्लस 8 करेंगे तब जाके 20 आएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 9 प्लस 11 करेंगे तब जाके ये 20 आएगा, या फिर यहाँ पर मान लीजिए 8 प्लस 12 करेंगे तब जाके 20 आएगा। तो हम लोग को इनमें से किसको रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कोई भी संख्या प्लस कर रहे हैं, प्लस करने पर 20 ही आ रहा है। 10 प्लस 10 करूँगा तो भी 20 आ रहा है, 12 प्लस 8 करूँगा तो भी 20 आ रहा है, 9 प्लस 11 कर रहा हूँ तो भी 20 आ रहा है, 8 प्लस 12 कर रहा हूँ तो भी 20 आ रहा है। यानी इसको बनाने के लिए कई संख्याओं का प्रयोग करके हम लोग 20 ला सकते हैं, प्लस करके 20 ला सकते हैं मेरे भाई। लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी संख्या हम लोग रखें कि प्लस करने पर एक्स का गुणांक आ जाए। ठीक है मेरे भाई, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्लियर किया हूँ, लेकिन यहाँ पर एकदम से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग कौन सी संख्या ले? 10 प्लस 10 ले तब जाके एक, अच्छा सॉरी, हम लोग कौन सी संख्या ले 10 प्लस 10 करें तब जाके एक्स का गुणांक प्राप्त हो, या फिर 12 प्लस 8 को ले हम लोग तब जाके एक्स का गुणांक प्राप्त हो, या फिर 9 प्लस 11 को लूँ तब जाके 20 प्राप्त हो, या फिर 8 प्लस 12 को हम लोग करूँ तब जाके एक्स का गुणांक प्राप्त हो। तो कौन सी संख्या को लूँ इनमें से? तो मैं आप लोग को बताया मेरे भाई कि इनमें से हम लोग को वही संख्या को लेना है कि प्लस करने पर 10 प्लस 10 जो हम लोग कर देंगे तो 20 आ जाएगा। हम लोग को ऐसी संख्या को लेना है प्लस करने पर 10 प्राप्त हो जाए मेरे भाई, और उसी संख्या का 10 इंटू 10 कर देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? 100 प्राप्त हो जाएगा। उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई क्या आ जाना चाहिए? उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाना चाहिए। जो भी संख्या ले प्लस करने पर 20 प्राप्त हो, यानी प्लस करने पर यक्स का गुणांक प्राप्त हो, और उसी संख्या का जो भी संख्या, दो संख्याओं को हम लोग प्लस कर रहे हैं उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो मेरे भाई? मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या प्राप्त हो वो प्राप्त हो। यानी मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। उसके बाद 100 आने के बाद जो अचर पद ए होगा डिवाइड करने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो? लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। तो डिवाइड हम लोग कर देंगे तो लास्ट वाली संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 1 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या प्राप्त हो जाएगी? 1 प्राप्त हो जाएगी। तो लास्ट वाली संख्या हम लोग को 1 दिख रहा है। तो हम लोग को यही चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी संख्या लें, जो भी संख्याएं से प्लस करें या माइनस करें, हम लोग को ये देखना है प्लस करने पर यक्स का गुणांक प्राप्त हो, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, तब जाकर के आप लोग का डाउट 100% क्लियर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को मैं यहाँ पर बता दिया हूँ।
तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, इतना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 100x² माइनस 10 प्लस 10 कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, -10 + 10 कर देंगे तो x का गुणांक प्राप्त हो जाएगा, x + 1 = 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर हम लोग 10x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे भाई, 10x बचेगा, उसके बाद -1 बचेगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में 10x - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना ही हो जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा, 10x - 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में भी 10x - 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 10x है, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में 10x - 1 आया, सेकेंड ब्रैकेट में भी वही चीज़ आया है मेरे भाई जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि, फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, यदि 10x - 1 = 0 है तो यहाँ पर 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि -1 को हम लोगों ने राइट साइड भेज दिया तो क्या हो गया मेरे भाई, +1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 1 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ है 10x - 1 = 0 है मेरे भाई, तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे भाई कि x बराबर 1/10, 1/10। फर्स्ट वाला भी 1/10 आया हुआ है और सेकेंड वाला भी जो है मेरे भाई 1/10 आया हुआ है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1/10 आया, और सेकेंड ब्रैकेट को भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1/10 ही आया हुआ है। तो दोनों की वैल्यू x की है, तो हम लोग x बराबर 1/10 और 1/10 लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सारे आंसर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो गया। तो आज के वीडियो के माध्यम से आज ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4C का मेरे भाई। तो ये डाउटें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, जो चीज़ें मैं आप लोग को समझाया हूँ। ये बहुत सारी आप लोग को हो सकता है डाउटें होंगी, लेकिन जहाँ तक है मेरे भाई, जिस तरीके से मैं समझाया हूँ आप लोग का सिंगल भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, तो और शायद ही आपको कहीं देखने को मिला होगा ये बेसिक चीज़ें, और अच्छी तरीके से समझने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, और आप लोग एग्ज़ाम में मेरे पढ़ाए हुए एक एक क्वेश्चन का लाभ उठा पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और क्वेश्चन को बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे, और पूरे पूरे नंबर भी ला पाएंगे आप लोग। ठीक है मेरे भाई, मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़िए, लगाइए, क्वेश्चनों को समझिए, सॉल्व करिए और रिवाइज भी करिए मेरे भाई। धन्यवाद।